नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो है हमारे 3 नैसर्गिक शुभ ग्रहों के बारे में। नैसर्गिक शुभ ग्रह हमारी ज्योतिष विद्या में 3 हैं। देवगुरु बृहस्पति, सुकुमार बुध और शुक्राचार्य यानी शुक्र। इनको पाराशर जी ने नैसर्गिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा है, यानी कि ये अंदर से अच्छे लोग हैं, है ना। अच्छे शब्द मतलब आप अपनी लेमैन की लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये लोग अंदर से अच्छे लोग हैं। अगर ये कभी खराब भी हो जाते हैं तो भी अपने कष्ट को जब देते हैं तो काफ़ी दया कर देते हैं या कष्ट को बहुत भयंकर नहीं बनाते। ये इन ग्रहों की खासियत है क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो ये किस तरह से आपकी कुंडली को प्रभावित करते हैं और आपको अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, आपको अपने जीवन से अपने जीवन का पूरा उपयोग करने के लिए इन ग्रहों को किस तरह से अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, आज इस पर बात होगी। ये सब ज्योतिष की अब थोड़े से अंदर की बातें जो है वो हम आपके साथ शेयर करना प्रारंभ कर रहे हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरा संस्थान देव ज्योतिष, जिसके अंतर्गत मैं ज्योतिष के कोर्सेज यानी कि ज्योतिष को पढ़ाती हूँ लोगों को, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं कि अब निकट भविष्य में कौन सा कोर्स प्रारंभ होने वाला है। वैसे काफ़ी जल्दी ही एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कोर्स लेकर आ रही हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आज के समय में बहुत बड़ी देन है ज्योतिष की, कि हम व्यक्ति को बहुत पहले से आगाह कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कहाँ पर रोग हो सकता है, किस समय पर हो सकता है, तो आप सचेत रह सकते हैं और बड़ी परेशानियों को थोड़े छोटे रूप में निपटा सकते हैं। तो इस पर काफ़ी जल्दी एक कोर्स आने वाला है, शायद अक्टूबर के महीने से शुरू होगा। सारी जानकारी आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ज्योतिष के बिल्कुल बिगिनर हैं, आप सोचते हैं कि ज्योतिष को मैं शुरू करना चाहता हूं, तो मेरी एक ऐप है एस्ट्रोलॉजी बाय ऋचा। इस ऐप पर ज्योतिष का एक बेसिक कोर्स अभी रनिंग है, रिकॉर्डेड, जिसमें मैं आपको खाली भावों का रहस्य, ग्रह और राशियां, इनके विषय में कुछ समझाने का प्रयास करूंगी। क्योंकि अगर ये 3 चीज़ें आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आप आधी ज्योतिष समझ जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड हैं, भाव, राशियां और ग्रह। तो वो कोर्स भी आप ले सकते हैं। चलिए अब आपका आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले सोचने की बात यह है कि केवल इन्हीं 3 ग्रहों को देवर्षि नहीं, पाराशर जी ने, ऋषि ने क्यों शुभ ग्रहों की संज्ञा दी, बाकियों को क्यों नहीं दी। देखिए, जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये तो परम सत्व गुणों के स्वामी हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन बुध और शुक्र को रजस गुणों का स्वामी माना गया है, फिर भी इनको शुभ ग्रहों में रखा गया है। और वहीं सूर्य जो कि सत्व गुण का मालिक है, उसको क्रूर ग्रह में रखा गया है। तो ये भिन्नता आप समझिए कि देवगुरु बृहस्पति तो चलिए पूर्ण सत्व के गुण रखते हैं, लेकिन ये दोनों राजसी या रजस तत्व को रखते हैं, लेकिन फिर भी इनको परम शुभ ग्रहों में माना गया है। मेरा मानना है कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य जी यानी कि शुक्रदेव, ये दोनों तो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, लेकिन जो बुध देव हैं, जो कि हमारे सुकुमार हैं, राजकुमार हैं, ये थोड़े से मन से भटक जाते हैं। जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी ग्रह जैसे बनने का प्रयास कर लेते हैं, जैसा कि एक टीनेजर बच्चे का होता है। यंग बच्चा, सुकुमार, वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के अलावा जो बुध ग्रह हैं, ये आपके कभी कभी खराब ग्रहों के साथ बैठकर
नेगेटिव और अच्छे ग्रहों के साथ बैठकर अच्छे हो जाते हैं। ये भेद बुध देव के विषय में याद रखिएगा। ये नहीं है कि आप सोचें कि बुध ग्रह हमें अगर ये शनि के साथ बैठे हैं तो ये आपकी बुद्धि, सीखने समझने की क्षमता को थोड़ा धीमा कर सकते हैं। वहीं अगर ये राहु के साथ बैठे हैं तो आपके सीखने की क्षमता बहुत फास्ट हो सकती है। आप मार्केट में ना मिट्टी भी बेच कर आ सकते हैं। भेद समझा रही हूं सिर्फ। शनि एक धीमे ग्रह हैं तो ये आपकी बुद्धि को थोड़ा धीमा कर सकते हैं। तो इस तरह से बुध के प्रभाव बदलते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए उदाहरण दिया। चलिए, अब बात होती है कि भाई ये शुभ ग्रह तो हैं, लेकिन इनको मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करूं, कैसे लाऊं कि इन ग्रहों का फ़ायदा मैं अपने चार्ट में भरपूर उठा सकूं। देखिए, ये तो सबको पता है कि अगर ग्रह अच्छा बैठा हुआ है, माना कि देवगुरु बृहस्पति आपके नवम के स्वामी हैं, नवम में बैठ गए, पंचम में बैठ गए, लग्न में बैठ गए, तब तो कहना ही क्या, आप तो बढ़िया हो गए। ठीक है, लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो गए, आपकी पत्रिका में ऐसे स्थान पर बैठ गए जहां उनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, जैसे कि तीसरा घर, तब क्या होगा? तब इनकी शुभता को कैसे बढ़ाया जाए या इनकी शुभता को कैसे यूज किया जाए, इस पर आज बात होगी। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को ही लेते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में सक्षम स्थिति में है, जैसा कि मैंने बताया, उच्च के हों, स्वक्षेत्री हों, त्रिकोण में हों, केंद्र में हों, तब तो आपके जीवन में एक बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर दैवीय कृपा है या फिर आपके किसी गुरु का हाथ है आपके सर पर। ये सब बातें तो फिर आपको समझ ही आ जानी चाहिए कि हैं। लेकिन अब बात ये हुई कि अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उतने अच्छे नहीं हैं, माना शत्रु क्षेत्री हैं, तो क्या इस शुभ ग्रह का पूरा खराब प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा या आप इसके प्रभाव को खराब होने देंगे और फर्दर? नहीं ना, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है। ईश्वर की बनाई आप ही एक कृति हैं, मनुष्य ही एक ऐसी कृति है जिसके पास कुछ क्रिएट करने का सामर्थ्य है। ब्रह्म का अंश तो सबके अंदर है, हर जीव में, लेकिन कुछ क्रिएट करने का। आप देखते हैं ना कि इंसान ने ही इतनी प्रगति की है, बाकी किसी जीव जंतु ने कोई प्रगति नहीं की है प्रजनन के अलावा। प्रजनन की शक्ति सबके पास है, यानी क्रिएटर तो वो लोग भी हैं। पशु भी क्रिएटर है क्योंकि वो बच्चे को जन्म दे सकता है। लेकिन फिर इंसान पशु से फर्क कैसे है? इंसान जो है और भी बहुत चीज़ें क्रिएट कर सकता है, जैसा कि इंसान ने करके दिखाया है। अपने आराम के लिए एसी ढूंढ लिया, बातचीत के लिए फ़ोन ढूंढ लिया। मतलब क्रिएट करना और अपने लिए चीज़ों को बेहतर करना, ये सिर्फ कला ईश्वर ने मनुष्य को दी है। इसीलिए मनुष्य का जन्म इतना विरला और इतना महत्वपूर्ण शास्त्रों में कहा गया है कि अगर जीवन में मतलब आप मनुष्य जन्म है आपके पास, तो ही आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो अब अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या करें कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में थोड़े बेहतर परिणाम देने लगें? सबसे पहली बात कि अगर किसी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं अपने गुरुओं के साथ या तो उनका कोई ज्ञान मतलब ले लिया, उसका क्रेडिट नहीं दिया, या आपने किसी को ये जानते हुए भी कि ये सलाह इसके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उस व्यक्ति को वो सलाह दे दी और वो आपका भरोसा करता था, वो भरोसा करता था और आप जानते थे कि ये सलाह ठीक नहीं है, फिर भी आपने उसको वो सलाह दे दी। तीसरी बात कि आप अपने धर्म के रास्ते से,
मतलब आपने अपने पिता के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया, माँ के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया, यानी आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो ऋण थे, जो चीज़ें आपको ठीक करनी थी वो आपने ठीक नहीं की। इसलिए आज की जन्म में, इस जन्म में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच के हैं या शत्रु क्षेत्री हैं, यानी एक शुभ ग्रह जो कि परम शुभ ग्रह है वो अब आपकी ज़िंदगी में शुभता नहीं देना चाहता। तो क्या करना होगा? देखिए, उपाय तो आप लोग बहुत जानते हैं और अब आजकल तो मीडिया में उपायों की भरमार है, लेकिन मेरे उपाय वैसे कभी नहीं होते। मैं हमेशा एक सब्सटेंशियल चेंज लाने की बात करती हूँ आपके जीवन में। जैसा कि मैं सबसे कहती हूँ कि ग्रह एक ऊर्जा है, इसको आप बदल नहीं सकते, केवल और केवल चैनलाइज कर सकते हैं। यानी चैनलाइज, एक अगर ऊर्जा इधर जा रही है तो आप उसकी दिशा बदल सकते हैं, लेकिन आप उसको यहाँ से मिटा नहीं सकते। इसलिए मेरे उपाय तो केवल और केवल चैनलाइज करने के बारे में ही होते हैं, ऊर्जा को सही रास्ता दिखाने के बारे में होते हैं। तो इस जीवन में आपको सबसे पहले, चाहे आप कितने भी परेशान इस जीवन में क्यों ना हो, आप किसी के धन से ईर्ष्या ना करें। आप किसी के परिवार की उपलब्धियों से ईर्ष्या न करें। आप किसी को कभी भी गलत सलाह ना दें। अगर आपको ये लगता है कि इस विषय में आपकी जानकारी नहीं है तो कृपया उस विषय पर आप अपना ज्ञान किसी को ना दें। इस जीवन में अपने गुरुओं, पिता, बड़े भाई हों, अग्रज हों, पिता हों, दादाजी हों, यानी घर के जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े हमसे बड़े होते हैं, उनका सम्मान, गुरुओं का सम्मान और किसी के भी द्वारा किया गया कोई भी एहसान या फेवर आपको जीवन भर याद रहना चाहिए। आपको जब मौका मिले तब आप उस व्यक्ति के लिए या तो ग्रेटिट्यूड ही दिखाएं और या फिर उसके जीवन भर उसका सम्मान करें, और अगर मौका मिले कभी तो वो फेवर रिटर्न करने का भी प्रयास करें। जिसका बृहस्पति खराब है कुंडली में वो कभी भी एहसान फरामोश नहीं हो सकता। मतलब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप होंगे तो ये बृहस्पति देव आपकी कुंडली में और नेगेटिव हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप बड़े दिल के बनते हैं, बड़े विशाल हृदय के स्वामी बनते हैं, देवगुरु बृहस्पति एक विशाल ग्रह है। मतलब हो सकता है कि इसलिए भी इस जीवन में आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है क्योंकि आप बहुत संकुचित दिल के मालिक थे पिछले जन्मों में, और आपने कभी किसी को कुछ खुले दिल से दिया नहीं। इसलिए इस जीवन में कुछ भी खुलकर अबंडेंस, देवगुरु बृहस्पति अबंडेंस है। अबंडेंस मतलब अधिकता। अधिकता में जब कोई चीज़ देने की बात तो आती है तो देवगुरु बृहस्पति का कोई सानी नहीं है, क्योंकि वो आपकी कुंडली के 5 भावों के कारक हैं। धन, संतान, बुद्धि, विद्या, सब कुछ। तो इस जीवन में कुछ भी आपके पास अधिकता में नहीं आ रहा, रुक रुक कर आ रहा है, परेशानी से आ रहा है, क्योंकि ऐसा आपने ही किया था। देखिए, कोई ग्रह हमारी कुंडली में खराब क्यों होता है? क्या ग्रह की आपसे कोई नाराजगी चल रही थी, या आप और देवगुरु बृहस्पति की कुछ मतलब ठनी हुई थी कि उसकी कुंडली में उच्च के हो गए और आपकी कुंडली में नीच के हो गए? है तो सब आपके ही कर्मों के हिसाब से। तो अगर आप देवगुरु बृहस्पति की नैसर्गिक शुभता का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ऐसा बनना होगा। विशाल हृदय के बनिए, लोगों को दीजिए अपनी। हाँ, ये जरूर है कि अगर पता है कि मेरे पास इसका ज्ञान नहीं है तो सलाह मत दीजिए, पर अगर आपको लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस विषय में और मैं इसकी अगर मदद करूँ तो इसका कुछ फायदा हो जाएगा तो अवश्य कीजिए। तो सलाह दे सकते हैं, लेकिन अगर ज्ञान है तभी। ग्रेटिट्यूड में रहिए और खुले दिल से सबकी सफलता, सबका धन, सबसे प्रसन्न होइए।
जब आप धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी को इस ऐसी ही बना लेते हैं तो आपकी कुंडली में सच मानिए देवगुरु बृहस्पति शुभ होने लगते हैं। ये सच बात है। अब आएंगे दूसरे ग्रह पर, बुध देव पर, जो कि राजकुमार है प्लैनेट्स की हायरार्की में, यानी उनका जो एक रुतबा है वो राजकुमार का है। मैंने कहा थोड़ा सा इधर उधर प्रभावित हो जाते हैं जल्दी से। अगर बुध देव आपकी कुंडली में उच्च के हैं, अपने मित्रों के साथ बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों से देखे जा रहे हैं, तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं। आप अच्छी कम्युनिकेशन के मालिक होंगे, आप चिर युवा हो सकते हैं, मतलब आप हमेशा अपनी एज से कम लगते होंगे, यंग लगते होंगे। कम्युनिकेशन आपके पास बहुत ज़बरदस्त होगा, आपकी व्यापारिक बुद्धि का कोई सानी नहीं होगा। आप किसी में भी क्या कमी है, क्या गलती है, मतलब जिसको आप कहते हैं ना ऑडिट वगैरह करने वाले लोग, बुध से प्रभावित लोग होते हैं, कहाँ क्या कमी है बहुत जल्दी समझ लेना आपके स्वभाव में होगा। और बहुत तेज़ी से चीज़ों का निर्णय लेने वाले, एक बहुत ही गुड कम्युनिकेटर, ये तो खास बात है बुध की, ये सब आपके पास होगा। यानी शुभ ग्रह है और अच्छा बैठा हुआ है तो उसके ये सब प्रभाव आपकी कुंडली में होंगे। अब बात है कि अगर ऐसा नहीं है, बुध देव आपकी कुंडली में नीच के हो गए, देखिए ये तो आप लोग पहले ही देख लेंगे कि उनको नीच भंग अगर मिल गया है तो फिर तो वो अच्छे ही हो गए, है ना। और नीच भंग वगैरह पर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अगर वो नीच भंग हो गया है तब तो अच्छा ही हो गया। लेकिन अगर ये नहीं हुआ है और उनकी स्थिति नवांश में भी अच्छी नहीं है, तब आपको क्या करना चाहिए। कोई भी ग्रह लग्न पत्रिका में अच्छा नहीं है, नवांश में अच्छा हो गया है, तो आप मानिए कि धीरे धीरे करके उस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में पॉजिटिव होने वाला है, अच्छा हो जाएगा। और उसी तरह से अगर कोई ग्रह लग्न पत्रिका में अच्छा और नवांश में अपनी डिग्निटी, अपने ग्रेस को खो देता है, तो फिर वो धीरे धीरे उसके प्रभाव थोड़े खराब होते हैं। वो सब अलग चर्चा है। तो अगर बुध देव आपकी कुंडली में अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे, आप कम्युनिकेशन अच्छी नहीं कर पाते, आपकी बात का कोई भरोसा नहीं करता, आप सामने सामने आपके कोई गलती करता है आप उसको पकड़ नहीं पाते, या पकड़ भी लेते हैं तो कह नहीं पाते, वो कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है। आप मेल किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें 10 गलतियां करते हैं, या गलत तरीके से दूसरों को ऐड कर देते हैं, सीसी और ये सब गलत कर देते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की साज संभाल नहीं कर पाते, आप डॉक्यूमेंटेशन में बहुत वीक हैं, आपका बुध खराब है, नेगेटिव है। अब इसकी एक अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा नहीं रहा, अब क्या करना है। सबसे पहली बात, अगर बुध देव को अच्छा करना है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण लाइए। अपनी आपकी वाणी आपका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आपके जीवन में आगे क्या होगा, कैसे होगा। शब्द, वाणी ही कहते हैं ना, शब्द ब्रह्म होते हैं। जो हमने बोल दिया वो बोल दिया, खराब बोला तो बोला। आपने अगर किसी को गाली दी, अब्यूज़ किया तो किया, और वो आपने ब्रह्म रूप ले लिया, यानी वो तो इस यूनिवर्स में चला गया, स्थिर हो गया। तो सबसे पहली बात कि अपनी वाणी पर नियंत्रण, अपने क्रोध पर नियंत्रण। गुस्सा आ रही है उस वक्त किसी से कुछ मत कहिए, क्योंकि क्यों अपने शब्दों को खराब करना, और क्यों गलत शब्दों को यूनिवर्स में भेजकर अपने बुध को और खराब करना। गाली देना, अब्यूज़ करना भी बुध को खराब करना होता है। जब आप किसी के ऊपर एक व्यंग करते हैं, एक कटाक्ष करते हैं, आप उसके रहन सहन पर, आप उसकी अपीयरेंस पर कमेंट करते हैं, तो आप समझिए कि आप अपने बुध को और ख़राब कर रहे हैं। ऐसा लोग आजकल तो बहुत कर रहे हैं।
और इसी को आप कहते हैं ना कि बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, किसी की कुछ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप अपने बुद्ध को खराब कर रहे हैं। सबसे पहले वाणी पर नियंत्रण। दूसरी बात कि हमारी जिंदगी में जितने भी रिश्तेदार होते हैं, खास करके हमारी परिवार की लड़कियां, चाहे वो हमारी लड़की हो, चाहे वो बुआ हो, यही लड़कियां होती ना हमारे घर की, अपनी बच्ची हो, हमारी ननद हो, यानी जो इस घर की लड़की है, बेटी है, बुआ है, तो जो स्त्री संबंधी लोग होते हैं, हमारे स्त्री किथ एंड किन जिनको आप कहते हैं परिवार में, उनको बुध रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों का सदैव सम्मान करें। अपनी बेटी का करें, अपनी बहन का करें, बहन की बहन का करें, चाचा की लड़की का करें, सबका करें। बुध ग्रह जो है वो आपके अफेयर्स को भी बताता है ना। तो अगर आपका बुध खराब है तो इस जीवन में कम से कम प्रेम संबंधों में धोखा देने से बचें, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं धोखा तो दिया ही है पहले, तभी बुधदेव आपकी कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हुए हैं। तो आपको या तो पढ़िए मत इन चक्करों में, और अगर पढ़ते हैं तो कम से कम अपनी तरफ से अपने प्रेमी या प्रेमिका को धोखा ना दें। ये सच मानिए, ये बहुत खराब कर्म होता है और आपका एक बहुत शुभ ग्रह फर्दर डिटेरियोरेट हो जाता है। तीसरा, हमारे समाज में जो थर्ड जेंडर है उसका भी सम्मान आपको करना चाहिए। बुध देव को प्रसन्न करने के लिए ये अच्छा उपाय है। तीसरी बात है, अपने जीवन में अपने आसपास साफ सफाई और पौधों को तरजीह दीजिए। पौधे लगाइए, फलों के वृक्ष लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए, तो भी आपका बुध अच्छा होता है और नैसर्गिक शुभ ग्रह धीरे धीरे आपकी कुंडली में अच्छे प्रभावों को दिखाने लगेगा। अब बात होगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुक्राचार्य। देखिए, मैं शुक्राचार्य जी को या शुक्र को आप समझिए कि देव गुरु बृहस्पति से भी थोड़ा सा बड़ा स्थान दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी ने ही मृत संजीवनी विद्या को सीखा था और उसके लिए हजारों वर्ष की तपस्या की थी और उसको प्राप्त किया था। देव गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र को उनके पास भेजकर, वो भी छुपकर, मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा था। देव गुरु शुक्राचार्य दैत्य गुरु ने उनके बेटे को भी मृत संजीवनी सिखा दी थी। क्यों हम देव गुरु बृहस्पति को थोड़ा ऊपर और शुक्र को थोड़ा सा कम स्थान देते हैं? बस इतना वहीं पर कि शुक्राचार्य जी ने अपनी शक्तियों का जो प्रयोग था वो दैत्यों के लिए किया, जो अधर्म का काम कर रहे थे उनके लिए किया। इसलिए शुक्राचार्य देव गुरु जैसा स्थान नहीं रखते। हम अपनी शक्तियों का कैसा प्रयोग कर रहे हैं, शुक्र इस पर बहुत निर्भर करता है। अगर हमारी कुंडली में शुक्रदेव केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो आप ये सच मानिए कि आपकी कुंडली में एक अच्छा योग बना हुआ है। जैसे कि कहते हैं कि अगर शुक्र लग्न लॉर्ड होकर दशम में बैठ जाते हैं तो ये एक अम्ला योग का निर्माण करते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति के कैरेक्टर में दाग नहीं होता। मतलब शुभ ग्रह का मालिक हो, शुभ ही स्थान में बैठ जाएं और फिर नैसर्गिक रूप से तो शुभ हैं ही, तो फिर कमाल कर देते हैं ये ग्रह। उच्च के हो जाएं, देव गुरु शुक्राचार्य जी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के विषय में मैं आपको बता दूं एक बात, ये शायद मैंने बहुत वीडियोस में कहा भी होगा कि उच्च का शुक्र धन संपत्ति वैभव तो दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को भी खराब करता है, क्योंकि इनका जो स्वभाव है ये साधना का भी है। ये मीन राशि में उच्च के होते हैं, मोक्ष के त्रिकोण में उच्च के होते हैं शुक्र। तो ये शुक्राचार्य का स्वभाव तो आप कीचड़ में कमल जैसा मानिए।
कि आप सारे ऐशो आराम में रहते हुए भी जब आप उनसे अटैच नहीं होते तब आपका शुक्र उच्च का होता है। आपके पास लग्जरीज की भरमार है, आप लग्जरी भोग भी रहे हैं, लेकिन आप उससे अटैच्ड नहीं हैं, तब आपका शुक्र उच्च का होता है। तो अगर अच्छा है शुक्र तब तो कोई बात ही नहीं है, आपके ऊपर कृपा है देव की। लेकिन अगर शुक्र नीच के हैं, शत्रु क्षेत्री हैं, अष्टम भाव में, अष्टम भाव का शुक्र हमारी आयु के लिए भी और हमारे मान सम्मान दोनों के लिए अच्छा नहीं है। कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसी स्थितियां दिखा सकता है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर अपने वीडियोस में ज़रूर दे देती हूँ कि प्लीज़ आप ये नहीं देखेंगे कि केवल एक शुक्र 8वें घर में बैठा है और अब आप पूछ रहे हैं कि क्या मेरी आयु कम है कम। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना कि ये एक सूत्र है, 50 और फैक्टर्स होंगे, लेकिन जो है वो भी मैं बताना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने कहा। तो शुक्र अष्टम भाव में हो, नीच के हों, क्रूर ग्रहों से देखे जा रहे हों, यानी कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में संबंध, पार्टनरशिप्स, केवल मित्र, अपने पार्टनर मतलब पति या पत्नी के साथ नहीं, आपने अपनी पार्टनरशिप जो थी, आपकी व्यापार की पार्टनरशिप हो सकती है, कोई आपका भरोसा करता था, वो आपके साथ जुड़कर काम कर रहा था, आपने ऐसे लोगों ने अवश्य उनके साथ कुछ धोखा, कुछ खराबी की है, यानी रिश्तों में आप ईमानदार नहीं थे। तभी इस जीवन में शुक्रदेव आपकी कुंडली में खराब हैं। ग्रह खराब क्यों हैं? कोई कारण होगा ना। शुक्र की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है ना, बार बार मैं वही बात समझाती हूँ आप लोगों को। और हम लोग क्या कहते हैं, सब मेरे साथ बुरा होता है। क्यों होता है? आपकी वजह से होता है, आपके कर्मों की वजह से होता है। अब मैंने तो, दूसरा डायलॉग आता है, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये बात इस जीवन से ज़्यादा पिछले जीवन की हो रही है, क्योंकि भारतीय ज्योतिष जो है वो हमारी जन्म दर जन्म के कर्मों पर आधारित है। हम कर्म की थ्योरी पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो आखिर कोई ग्रह किसी को अच्छा और खराब क्यों होता है, इसी पर आज ये व्याख्यान है। तो पहला ये कि आपने रिश्तों के प्रति आप ईमानदार नहीं थे, आपने व्यापार में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। जब कोई व्यक्ति आपका बहुत ट्रस्ट करता था तो आपने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। दूसरी बात, आपने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। शुक्र के नीच के होने से, खराब के होने से, ये मान लीजिए, क्योंकि आपने अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तभी इस जीवन में शुक्राचार्य जैसे प्रतापी ग्रह आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते। और आपके जीवन में फिर ना ऐश्वर्य होगा, ना सुंदरता होगी, ना धन होगा, ना वैभव होगा, ना विलास होगा, क्योंकि आपने किसी की आत्मा को इतनी कष्ट पहुंचा दिया कि उसने कहा कि भाई इस बार तो आप देखेंगे। तो शब्दों का दुरुपयोग बुध, ज्ञान का दुरुपयोग बृहस्पति, और रिश्तों का और पावर का दुरुपयोग शुक्र दिखाता है कि आपने ऐसा किया है। तो इस जन्म में ये 3 ग्रह आपकी मदद को तैयार नहीं हैं। करना क्या होगा? इस जीवन में हमारे पास ना केवल और केवल ये जन्म ही है। हमें नहीं पता ना किसका आखिरी जन्म है कि पहला जन्म है, हमें नहीं पता। तो ये जन्म यानी हमारे हाथ में केवल और केवल हमारे क्रियामान कर्म होते हैं, बाकी कुछ नहीं। आज हम क्या कर सकते हैं, आज हम क्या ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने रिश्तों में ईमानदार हो जाइए। कुछ लोग कहते हैं कि शुक्र नीच का है इसीलिए उसके बहुत सारे अफेयर्स हैं। प्लीज मान जाइए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने जन्म दर जन्म के लिए शुक्र को खराब कर रहे हैं। अगर नीच का शुक्र है तो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मत जाइए। मैं आपको ये समझाऊंगी, पहले तो कर ही चुके हो, दोबारा क्यों अकाउंट खराब कर रहे हो अपना। तो रिश्तों में ईमानदारी, व्यापार में ईमानदारी, किसी का भी धन लेकर कभी भी उसको
नहीं देना वापस, उसको मारने की नीयत मत रखिए। आप अपने शुक्र को बहुत और खराब मत कीजिए। दूसरा, आपके पास जो भी शक्ति है, जो भी ताकत है, आप अपने ऑफिस में हाई पोजीशन पर हो, आप पैसे वाले हो, मतलब जो भी हो अगर इस जन्म में, तो आप अपनी किसी पावर का मिसयूज ना करें। क्या था कि जब शुक्राचार्य अपनी पावर यानी कि मृत संजीवनी विद्या को शत्रुओं के लिए यानी राक्षसों के लिए यूज कर रहे थे और बार बार उनको जीवित किए जा रहे थे, जब माँ पार्वती उनका नाश करना चाहती थी तो वो बार बार उनको जीवित कर रहे थे, तब महादेव को नाराज हुए और महादेव ने जाकर उनको पूरा का पूरा शुक्राचार्य को निगल लिया था। ये कथा हम लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको बता दी कि उन्होंने शुक्राचार्य को अपने अंदर कर लिया था कि भाई आप नहीं मान रहे, आप तो मिसयूज कर रहे हैं अपनी शक्तियों का। और कई कहते हैं 1000 वर्ष शुक्र उनके अंदर रहे और फिर शिव के वीर्य से निकले। ये सारी कथाएं हम लोग पढ़ते हैं और इनमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है तथ्य भी है। तभी शुक्र जो है वो पुरुषों में वीर्य को भी दिखाता है। पर उन्होंने फिर बहुत प्रार्थना की शिव से और कहा कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो रिलीज किया गया उनको। तो शुक्र खराब है तो अपनी ताकत का मिसयूज नहीं करें। रिश्तों में ईमानदार, धन में ईमानदार, आपको इस जीवन में रहना ही होगा। कुछ लोग तो अपने ग्रहों की आड़ में खराब काम करते हैं। मैंने देखा है, मेरे तो बहुत मतलब रोज क्लाइंट्स आते हैं कि मैडम मैं क्या करूं, मेरा तो शुक्र ही नीच का है, तो मतलब मेरे तो 2 अफेयर हैं। कम ऑन, ये क्या कर रहे हैं आप? मत कीजिए। भले ही आपकी पत्नी को आज नहीं पता है और आप आराम से ये कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें, अपने जीवन साथी को धोखा देना आपके शुक्र को बहुत खराब कर देता है। और ये मैं कहूँगी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। यहाँ पर ये नहीं है कि ये शुक्र पत्नी का ही बस कारक है। आप लोग आजकल देख रहे होंगे जितने उपाय शुक्र के हैं, पत्नी को ऐसा करो, पत्नी को ऐसा करो। प्लीज़, काल पुरुष का 7वां भाव रूल करते हैं शुक्राचार्य जी। 7वां भाव यानी कि स्पाउस, पति या पत्नी। ठीक है, वो अलग बात है कि आप स्त्री की कुंडली में बृहस्पति देव को कारक मानते हैं पति का, या आपकी नाड़ी ज्योतिष में मंगल को कारक मानते हैं स्त्री के पति का, वो अलग है। लेकिन 7वां घर विवाह को तो रूल शुक्र ही करते हैं। तो ये नहीं है कि केवल पत्नी को देते रहिए, ऐसा करते रहिए। नहीं, आप अपने पति का भी उतना ही सम्मान कीजिए जितना आप रील्स में सुन रहे हैं ना कि पत्नी को होना चाहिए। स्पाउस, अपने जीवन साथी का सम्मान कीजिए। कभी अपने जीवन साथी को धोखा नहीं दीजिए। स्त्री है तो ये मत सोचिए कि मतलब मैं तो स्त्री हूं तो मैं दे सकती हूं, मेरा शुक्र खराब नहीं होगा। आपका भी होगा। और जब शुक्र खराब होता है तो ऐश्वर्य जाता है जीवन से, संतान का दुख हो सकता है आपको। शुक्राचार्य जी का संतान से बड़ा गहरा संबंध है, जैसा कि मैंने बताया कि वीर्य को भी डिनोट करते हैं। तो संतान का दुख, संतान से दुख, ये चीज़ें भी आपको प्राप्त हो सकती हैं अगर आप शुक्रदेव को नहीं मनाएंगे, नहीं उनके लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो करेंगे। तो किस तरह से नैसर्गिक शुभ ग्रहों को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं अगर वो आपकी कुंडली में खराब हैं तो भी। आशा है कि ये चर्चा आपको कुछ राह दिखाएगी, कुछ मार्ग आपका प्रशस्त करेगी। मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और अगर पसंद करते हैं तो शेयर करें वीडियोस को और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।